हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई एम ऑल्सो गुड. आज देखेंगे हम लोग जो एक अच्छा टॉपिक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि क्या करना चाहिए. वो क्या एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज पहले सॉल्व करना चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो पहले सॉल्व करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है जब पढ़ाई करते हैं तब भी और जब एग्जामिनेशन में एग्जाम लिखते हैं तब भी. ठीक है, तो उसके बारे में आज अपने लोग बात करेंगे. मैं बता दूंगा कि पहले एमसीक्यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट है या फिर बाद में करते हैं तो क्या बेनिफिट है, और मेरा सजेशन क्या रहेगा, आपको क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत नहीं आए एग्जामिनेशन में. ठीक है, अगर आप नए हो, पहली बार ये वीडियो या फिर हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सबको अपने को पता है कि अभी 30 नंबर्स के एमसीक्यूज कंपलसरी हो चुके हैं बहुत सारे थियरी सब्जेक्ट्स में. ठीक है, इंटर या फाइनल दोनों में हर एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज 30 नंबर्स के कंपलसरी पूछे जाते हैं, जिसमें केस स्टडी बेस भी पूछे जाते हैं और नॉर्मली जो सीधे सीधे एमसीक्यूज होते हैं वो भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर देते हैं सोच के कि एमसीक्यूज 30 नंबर के कंपलसरी है तो यहाँ से सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे और 30 नंबर तो कंपलसरीली एमसीक्यू में पूछे ही जाने वाले हैं, तो वो सॉल्व करके पहले वो साइड लाइन कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद वो लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं. और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूरा का पूरा देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज पे लास्ट में जाते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं, एमसीक्यूज फर्स्ट करते हैं, तो वो लोग को डिसएडवांटेजेस क्या है. डिसएडवांटेजेस ये है कि आप लोग को पता नहीं चलता, पर एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स, एक क्वेश्चन के पीछे आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उसको अलॉट करते हो. क्या, कैसे कि जैसे कि आपने एमसीक्यू शुरू किया, फिर आपने वो एमसीक्यू पढ़ा, केस स्टडी वाला या नॉर्मल एमसीक्यू, फिर क्या होगा अगर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या है या फिर प्रोविजन या जो भी है वो याद नहीं आ रहा है, तो उसको आप छोड़ दोगे और फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट मतलब बाकी के एमसीक्यूज खत्म करें, फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट खत्म किया, फिर वापस से वो एमसीक्यूज के ऊपर जाओगे आप और वापस से पूरा का पूरा वो एमसीक्यू रीड करोगे या केस स्टडी रीड करोगे. तो एक वही सिंगल क्वेश्चन के लिए आपने 2 बार टाइम वेस्ट किया या फिर 2 से ज़्यादा बार आप टाइम वेस्ट करते हो. तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पहले करते हैं उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये आती है मुझे कि सर हम लोग 100 नंबर्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर एग्जाम में लिख ही नहीं पाते वो लोग. ठीक है, और आप हम सबको पता है कि 100 नंबर का पेपर अगर आप लिख नहीं पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांस कम हो जाएंगे आपके पास होने के लिए. तो अपना पहला टारगेट तो यही है कि 100 नंबर का पेपर एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए 3 घंटे के अंदर. तो एमसीक्यूज पहले सॉल्व करने जाते हो तो क्या होता है, पता नहीं रहता कि उसके पीछे कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि फिर ये लगता है ना कि इसमें से 2 में से 2 नंबर, एक में से 1 नंबर सीधा मिलने वाला है, एमसीक्यू है तो मैं कर लेती हूँ ऐसे करके. तो वो 30 नंबर के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा चला जाता है और फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए वहाँ पर आपके पास टाइम ही नहीं बचता है. तो क्या होता है, टाइम वहाँ पे कम हो जाता है, तो वो चीज़ भी आप घाई में स्पीड में करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है अगर पहले एमसीक्यूज कर रहे हो तो. ठीक है, पर अगर एमसीक्यूज सेकंड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, वहाँ पे ये डिसएडवांटेज है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि स्टूडेंट्स को आदत नहीं होती है ना एमसीक्यूज बाद में करने की, या फिर पहले एमसीक्यूज थे नहीं, राइट, याद नहीं आता. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग एमसीक्यूज लिखना ही भूल जाते हैं. अभी आप सोचोगे सर ऐसा कैसा होता है, पर बिलीव मी, मैं बहुत सारे पेपर्स चेक करता हूँ हमारी टेस्ट सीरीज में, तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज लिखना ही भूल जाते हैं. जस्ट इमेजिन कि आप 30 नंबर का पेपर छोड़ के आओगे तो आप पास कैसे हो. 70 में से 14 नंबर लाना ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियस राइट कि आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वहाँ पे भी इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपको पूरा नहीं आता होगा, वहाँ से भी कुछ नंबर कटेंगे आपके, और लिखा है उसमें से भी कटेंगे, जो नहीं लिखा है वो तो सीधे सीधे चले गए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. तो अगर सेकंड एमसीक्यूज कर रहे हो ना पहले डिस्क्रिप्टिव, तो ये ध्यान में रखना है कि भूल नहीं जाना है कि एमसीक्यूज बाकी है. सेकंड थिंग इसमें डिसएडवांटेज ये है कि फिर एमसीक्यूज के 30 नंबर के लिए फिर 20 या 25 मिनट रह जाती है आपके पास. ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ही गंदा होता है स्टूडेंट्स का. तो फिर 30 नंबर के एमसीक्यूज के लिए, और अभी तो केस स्टडीज वाले पूछे जाते हैं ना, तो टाइम कंज्यूम करता है ये चीज़. तो फिर 20 मिनट या 25 मिनट्स में आप 30 नंबर के एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है अगर आप सेकंड एमसीक्यूज कर रहे हो और पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर रहे हो तो. नाउ मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए. तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर लेना चाहिए और फिर एमसीक्यूज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर मान लो 10 मिनट का बेल बज चुका है और अगर आपको 10 नंबर के डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं तो वो शायद आप 10 मिनट में नहीं लिख पाओगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे. पर अदर वे अराउंड अगर सोचते हैं तो 10 मिनट में 10 एमसीक्यू या 10 नंबर के एमसीक्यूज बाकी है, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज बाकी है, तो आप वो आसानी से अटेंड कर सकते हो. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था कि आप एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट करते हो. पहले भी 2 मिनट रीडिंग के लिए लिया, फिर लास्ट में भी उसको 5 मिनट ले रहे, तो एक ही क्वेश्चन के पीछे 7 मिनट्स अलॉट हुई है. तो अगर सेकंड एमसीक्यूज कर रहे हो ना तो वो दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से. देखो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 3 आवर्स, तो उसमें से आप पहले जो 2 घंटे है ना
उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट अच्छे से खत्म कर लो। जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वो पहले खत्म कर लो, और फिर जो नहीं आते उसके लिए अगर स्पेस आपको समझ में आ रहा है कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए रहेंगे तो उतना गैप छोड़ दो, और फिर ट्राई करो कि आपको 1 आवर या 50 to 55 मिनट्स आपको मिले एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, फॉर एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट का जो भी आपका 50 मिनट्स है वो टोटली अलॉट करोगे एमसीक्यूज़ के लिए, तो कोई एमसीक्यू समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो भी वहीं के वहीं आप सोचने का टाइम ले सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो ना कि एमसीक्यूज़ 30 एमसीक्यूज़ है या फिर 15 एमसीक्यूज़ है 2-2 नंबर के, तो उसमें से 12 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व कर दिए अच्छे से, और फिर 3 एमसीक्यूज़ है तो उसके पीछे आप 10-15 मिनट भी अलॉट कर सकते हो, पर आप एमसीक्यूज़ के एनवायरमेंट में रहोगे, आप अच्छे से उसके पीछे ही सोचने की एफर्ट डाल सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैंने मेन बताई वो कि अगर टाइम लास्ट 10 मिनट का बचा है तो एमसीक्यूज़ ही बाकी है ना सिर्फ, तो आप एनी हाउ अटेंड कर पाओगे। और अपने को पता है जैसे कि सीए फाउंडेशन में अपने लोग करके आए थे या सीपीटी में हमारे टाइम पे करके आते थे हम लोग, कि अगर एमसीक्यूज़ में क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस दिए हैं ना उसकी वजह से अपने को आंसर समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो इसका आंसर ये है, राइट, रिवर्स कैलकुलेशन हो जाता है, तो वो बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका सबसे बड़ा ये होगा कि आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, और वो सबसे बड़ी मेन बात है। अगर आप पूरा पेपर लिख के आओगे तभी जाके आपको पूरे नंबर या फिर एग्जामिनेशन आने के चांसेस हो जाएंगे। अगर एमसीक्यूज़ में 20 से ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे और डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखा होगा तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन लाना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। पर कंडीशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे भी हमारे टेस्ट सीरीज में भी हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि अगर पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपको आता है और पेपर नहीं लिख पा रहे हो तो उससे बड़ा तो दिक्कत क्या ही हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव अटेंड कर लो, पर याद रखना एमसीक्यूज भूल नहीं जाना कि मैंने अटेंड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एमसीक्यूज अटेंड करना भूल नहीं जाना, और एमसीक्यूज के लिए आप 50 to 55 या फिर 1 घंटा पूरा दे दो, अलॉट कर दो, और वो 1 घंटे में आप एमसीक्यूज खत्म कर लो। और फिर डिस्क्रिप्टिव में कोई भी कुछ चीज़ बाकी रह गई जो सोचने की जरूरत थी या फिर पूरा नहीं आता था, कुछ अपने हिसाब से बना के लिखना था, तो वो सारा कुछ अटेंड करके आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये सारा फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो 80 या 90 नंबर का पेपर अटेंड करते थे, वो 100 नंबर का पेपर आसानी से अटेंड कर पा रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर इसके बारे में कोई भी या फिर और कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, डीएम कीजिए, मेल कीजिए, हम लोग वीडियो आपके लिए बना देंगे या फिर आपको 1-to-1 काउंसलिंग दे देंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहिएगा और जितना हो सके उतना क्वालिटी आउटपुट दीजिए, जितना हो सके उतना आप क्वालिटी पढ़ाई कीजिए, जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज लिखिए, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और कोई भी वो सारी चीज़ों में मत पढ़ना कि चार्ज कर लेते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ कर लेते हैं, वो सारा कुछ हेल्प नहीं करता है एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ प्रोविजन अच्छे से पढ़िए, फॉर्मूलाज अच्छे से आप समझ लीजिए और फिर उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।